Hello everyone, you are welcome to my channel NM Creative Learning। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की सोशल साइंस के फर्स्ट चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज के NCERT बुक में दिए गए क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। द बिग क्वेश्चंस, पेज नंबर 1। हाउ डू वी कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्सेज? नेचुरल रिसोर्सेज को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज आर एलिमेंट्स फाउंड इन द एनवायरनमेंट। नेचुरल रिसोर्सेज एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं दैट ह्यूमंस यूज फॉर वेरियस पर्पजेज, जिन्हें कि लोग विभिन्न पर्पज के लिए यूज करते हैं। दे कैन बी कैटेगराइज बेस्ड ऑन देयर यूज एंड रिन्यूएबिलिटी। उनके यूज को लेकर और उनकी रिन्यूएबिलिटी को लेकर इन्हें कैटेगराइज किया जा सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे इसेंशियल रिसोर्सेज। इसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक। इसमें एयर, वाटर, सॉयल, ये तीनों आते हैं। दे आर क्रूशियल फॉर लाइफ, ये लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। फिर है मटेरियल रिसोर्सेज, जिसमें वुड, कोल और मेटल्स आते हैं। आर यूज टू क्रिएट प्रोडक्ट्स, इन्हें प्रोडक्ट्स को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज एनर्जी रिसोर्सेज। फिर है एनर्जी रिसोर्सेज, जिसमें सोलर, विंड, फोसिल फ्यूल्स आते हैं, जिनको कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए और साथ में पावर इंडस्ट्रीज के लिए यूज़ किया जाता है। अब है बाय रिन्यूएबिलिटी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसमें टिम्बर, वाटर और सोलर एनर्जी आती है। कैन रीजनरेट ओवर टाइम, ये समय के साथ दोबारा से फिर रीजनरेट किए जा सकते हैं। फिर है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कोल, पेट्रोलियम एंड मिनरल्स आर लिमिटेड, ये बड़ी कम मात्रा में है। एंड टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, इन्हें बनने में करोड़ों साल लगते हैं। मेकिंग दैम डिफिकल्ट टू रिप्लेस वंस यूज्ड, एक बार ये यूज हो जाए तो इन्हें रिप्लेस करना बहुत ही मुश्किल होता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ? जो नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे इंडिया में कोल है, अभी आपने देखा वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा ऑयल वेल्स हैं। वो तो, और जो लाइफ का डिफरेंट प्रकार का एस्पेक्ट है, क्या उन दोनों चीज़ों में कोई कनेक्शन है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसेस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। जो नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो लाइफ के विभिन्न एस्पेक्ट्स को प्रभावित करता है, उसे इन्फ्लुएंस करता है। तो नंबर 1 पर आता है ह्यूमन सेटलमेंट्स। एरियाज रिच इन रिसोर्सेज, वो एरिया जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज, वहाँ इंडस्ट्री ज़्यादा होती हैं। लीडिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इन जॉब क्रिएशन और नौकरियां भी ज़्यादा जनरेट होती हैं। फिर है ट्रेड, रिसोर्स अवेलेबिलिटी, जो रिसोर्सेज का उपलब्ध होना है वो शेप करता है ट्रेड पैटर्न्स को, फैसिलिटेटिंग लोकल एंड इंटरनेशनल कॉमर्स, जिससे कि लोकल यानी कि उस जगह का और पूरे विश्व में जो कॉमर्स है वो पॉसिबल हो पाता है। इसके बाद है इंटरनेशनल रिलेशंस। अनइक्वल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन कैन कोज कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर एक्सेस। जो अनइक्वल रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से उन्हें प्राप्त करने के लिए लड़ाइयाँ हो सकती हैं। पर्टिकुलरली फॉर वाइटल रिसोर्सेज, जैसे कि वाटर है और मिनरल्स है। अब है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है रिसोर्स रिच रीजन्स, जिस रीजन में ज़्यादा रिसोर्स है ओफन सी बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है। एनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, और इस प्रकार से लाइफ की क्वालिटी बेहतर बनती है। इसके बाद है डिस्पैरिटीज,
Some areas benefit more from their resources. कुछ एरियाज को बहुत फायदा होता है उनके रिसोर्सेज के कारण, लीडिंग टू इनइक्वलिटीज इन लिविंग स्टैंडर्ड्स। इस प्रकार से उनके लिविंग स्टैंडर्ड में काफ़ी असमानताएं आ जाती हैं। ओवरऑल, वाइल रिसोर्सेज कैन ड्राइव ग्रोथ, कि जो रिसोर्सेज होते हैं उनसे ग्रोथ होती है, लेकिन फिर भी देयर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन जो उनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है दुनिया में, कैन ऑल्सो लीड टू सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी सामने आती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, what are the implications of unsustainable use and over exploitation of natural resources? नेचुरल रिसोर्सेज के जो अनसस्टेनेबल यूज है, यानी कि जिसे सस्टेन नहीं रखा जा सकता, और जो उनका अति का यूज है, उनकी क्या मुश्किलें हैं। अनसस्टेनेबल यूज या फिर ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कैन लीड टू सीरियस लॉन्ग टर्म इश्यूज। इससे बहुत ज़्यादा समस्याएं आ सकती हैं लंबे समय के बाद। क्या क्या समस्याएं आती हैं? पहली समस्या तो होगी रिसोर्स डिप्लीशन, कि जो रिसोर्स है वो ख़त्म हो जाएगा। ओवर यूज कैन एग्जॉस्ट रिसोर्सेज, कि ज़्यादा यूज़ करने से जो रिसोर्सेज है वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वो तो लिमिटेड मात्रा में होते हैं। लिविंग फ्यूअर ऑप्शंस फॉर फ्यूचर जनरेशन, और जिससे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत कम ऑप्शन बचेंगे। नेक्स्ट है इकोसिस्टम डैमेज, इकोसिस्टम का नुकसान होता है। इकोसिस्टम सफर विच अफेक्ट्स बायोडाइवर्सिटी, जिससे कि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी प्रभावित होती है, एंड नेचुरल हैबिटेट्स, और जो प्राकृतिक रहने की जगह है वो भी प्रभावित होती है। इसके बाद है शॉर्टेज, एक्सेसिव यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा अति का यूज करने से, जैसे कि वाटर है, सॉयल है, कैन हिंडर देयर नेचुरल रीजनरेशन। ये नेचुरल तरीके से रीजनरेट होती हैं, सॉयल अपने आप रिच हो जाती है, तो अगर आप ओवर यूज करेंगे तो वो प्रोसेस पॉसिबल नहीं होती, और इसलिए उनकी क्वालिटी खराब हो जाती है, पुअर हो जाती है। फिर है कम्युनिटी इम्पैक्ट, लोकल कम्युनिटीज दैट रिलाई ऑन दीज रिसोर्सेज, जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं और जो उन्हीं कम रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर लाइवलीहुड, अपनी आजीविका के लिए, मे फेस इकोनॉमिक चैलेंजेस, उनके सामने इकोनॉमिक चैलेंज आ सकता है। जैसे कि जितनी अरब कंट्रीज है उनके पास ऑयल वेल से पेट्रोलियम है उनके पास, लेकिन अगर ओवर यूज होगा और वो ऑयल वेल्स खत्म हो जाते हैं तो उनके लिए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट है वाइडर इश्यूज, कुछ इससे थोड़े से बड़े भी इशू होते हैं, जैसे ओवर एक्सप्लॉयटेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू क्लाइमेट चेंज। ज़्यादा यूज़ करने से, अभी आप पढ़ते हैं कि ज़्यादा पेट्रोल यूज़ करने से, डीजल का यूज़ करने से हमारा जो क्लाइमेट चेंज है, क्योंकि उससे CO2 बढ़ता है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग होती है और क्लाइमेट चेंज हो जाता है। पोल्यूशन ज़्यादा होता है, पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर रिमेनिंग रिसोर्सेज, और जो और बाकी बचे हुए रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर भी मुसीबतें या उसको लेके कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष, लड़ाइयाँ हो सकती हैं। एड्रेसिंग दीज इम्प्लीकेशंस इज क्रूशल, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है फॉर एंश्योरिंग ए सस्टेनेबल फ्यूचर, एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए, वो फ्यूचर जो मेंटेन रहे, जो हमेशा बना रहे, उसके लिए। अब क्वेश्चंस हैं, थिंक अबाउट इट। पेज नंबर 3 पर है, टेक ए पॉज, जरा रुकिए, लुक एट योर सेल्फ, अपने आप को देखिए, एंड द थिंग्स अराउंड यू, अपने चारों तरफ की चीज़ों को देखिए। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ ईच ऑफ देम, उनका ओरिजिन क्या है। एट सम पॉइंट दे और लीड टू नेचर, एक जगह ऐसी आएगी तुम्हें लगा कि ये सब चीज़ें तो नेचर से आई हैं। इवन द प्लास्टिक बटन
ऑन योर शर्ट, तुम्हारी शर्ट पे जो प्लास्टिक का बटन लगा है ये भी नेचर से ही आया है। एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे चारों तरफ की प्रत्येक चीज, फ्रॉम आवर क्लोथ टू द टेक्नोलॉजी वी यूज, हमारे कपड़ों से लेकर और वो चीजें जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं उस तक, ओरिजिनेट्स इन नेचर, वो नेचर से उत्पन्न होती है। इवन ए प्लास्टिक बटन ऑन योर शर्ट कम फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, जो तुम्हारी शर्ट पे बटन लगा है वो भी फॉसिल फ्यूल से आता है, जैसे कि पेट्रोलियम से और नेचुरल गैस से। Fabrics such as cotton and wool are derived from plants and animals. और जो फैब्रिक्स है जैसे कि कॉटन है, वूल है, वो प्लांट्स और एनिमल से आते हैं। वाइल बिल्डिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम टिम्बर, जो बिल्डिंग्स होती हैं वो टिम्बर लकड़ी से बनती है, जंगलों से आती है, स्टोन से, मेटल से। और वो मेटल कहाँ से आते हैं? अर्थ की माइन से उन्हें निकाला जाता है। द एनर्जी वी रिलाई ऑन, जिस एनर्जी पर हम भरोसा करते हैं, वेदर इट बी कोल, चाहे वो कोल हो, विंड हो, सनलाइट हो, ऑल्सो कम फ्रॉम नेचर, वो भी नेचर से आती है। तो अगर हम शॉर्ट में कहें तो यही इसका अर्थ निकलेगा, ऑल मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स कनेक्ट बैक टू नेचर, सारे मटेरियल सारे प्रोडक्ट्स नेचर से जुड़ते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर आवर सर्वाइवल एंड वेल बीइंग, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे जीवित रहने के लिए, हमारी खुशहाली के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वी मस्ट यूज दीज रिसोर्सेज वाइजली, हमें इन रिसोर्सेज को थोड़ी बुद्धिमानी के साथ यूज करना चाहिए, एंड सस्टेनेबली फॉर फ्यूचर जनरेशंस, और फ्यूचर जनरेशन के लिए ऐसे यूज करना चाहिए कि वो सस्टेनेबल रहें। नाउ पेज नंबर 4, what might be the different criteria we can use to categorize natural resources, नेचुरल रिसोर्सेज को कैटेगराइज करने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया क्या हो सकते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी कैटेगराइज इन मैनी वेज, कई तरीके से उन्हें कैटेगराइज किया जा सकता है। दे मे कम फ्रॉम लिविंग थिंग्स, वो जीवित प्राणियों से भी आ सकते हैं जिन्हें कि हम बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं, जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है। और फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, या फिर नॉन लिविंग थिंग्स से भी आ सकते हैं, इंक्लूडिंग वाटर, एयर और मिनरल्स। वन की वे टू डिवाइड देम इज, उन्हें डिवाइड करने का एक तरीका ये भी हो सकता है, रिन्यूएबल टाइप्स जो रिन्यू हो सकते हैं जैसे सनलाइट और विंड, या फिर नॉन रिन्यूएबल जो कि क्योंकि वो लिमिटेड मात्रा में एक बार खत्म हो जाएंगे तो फिर वो बनने में तो उन्हें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, तो उसमें आते हैं कोल और ऑयल। दे कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड, उन्हें इस तरीके से भी क्लासिफाई किया जा सकता है बाय वेयर दे आर फाउंड, कि वो मिलते किस जगह से हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल एंड ऑयल एग्जिस्ट ओनली इन सर्टेन प्लेसेस, कोल और ऑयल केवल कुछ निश्चित जगहों पर है। वाइल सनलाइट एंड विंड आर अवेलेबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर, धूप और विंड तो सब जगह लगभग है अवेलेबल है। अब एक तरीका ये हो सकता है, अनदर वे टू कैटेगराइज देम इज बाय हाउ इजी दे आर टू एक्सेस, एक्सेस का मतलब है प्राप्त करना, उन्हें प्राप्त करना कितना आसान है। सरफेस मिनरल्स, जो ऊपर सतह पर मिनरल्स हैं, आर इजी टू गेट, उन्हें पाना इजी होता है। वाइल ऑयल डीप अंडर द ओशंस, जबकि जो ऑयल है वो ओशन के अंदर गहराई में है, रिक्वायर्स स्पेशल टेक्नोलॉजी, उसके लिए स्पेशल टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। फाइनली सम होल्ड कल्चरल और रिलीजियस इम्पोर्टेंस, उनकी कुछ की कल्चरल और रिलीजियस इम्पोर्टेंस भी हो सकती है, जैसे कि सैक्रेड रिवर्स, कुछ पवित्र नदियां हैं और फॉरेस्ट हैं। नाउ द नेक्स्ट, डोंट मिस आउट, डू यू नो ऑफ प्रैक्टिसेस दैट रिफ्लेक्ट दिस, क्या आपको कुछ ऐसी प्रथाएं परंपराएं पता हैं जो ये सब बताती हैं? यस,
मैनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस शो रिस्पेक्ट फॉर नेचर। बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिससे ये लगता है कि लोग मानते हैं कि नेचर कितना पवित्र है। इन इंडिया सैक्रेड ग्रोव्स आर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरियाज, कि जो पवित्र ग्रूव्स होते हैं वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरियाज हैं, वेयर कटिंग ट्रीज और हार्मिंग वाइल्ड लाइफ इज नॉट अलाउड, जहाँ पर कि पेड़ों को काटना और या फिर वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाना अलाउड ही नहीं है, एज दे आर बिलीव्ड टू बी होम टू गॉड्स और स्पिरिट्स, क्योंकि माना जाता है कि वो भगवान का घर है। रिवर्स लाइक द गंगा आर वर्शिप्ड, गंगा जैसी नदियों की पूजा होती है एंड सीन एज होली, और उन्हें पवित्र माना जाता है। सर्टेन ट्रीज, कुछ ट्रीज भी ऐसे हैं जैसे कि पीपल और बैनियन आर ऑल्सो कंसिडर्ड सैक्रेड, उन्हें भी पवित्र माना जाता है एंड आर नॉट कट डाउन, उन्हें काटा नहीं जाता। इंडिजिनस ग्रुप्स इन अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज में जो उस जगह के ग्रुप हैं लाइक नेटिव अमेरिकन्स या फिर एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस, ये लोग भी जो अमेरिका में रहने वाले लोग हैं या ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले ओरिजिनल लोग हैं, होल्ड सिमिलर बिलीव्स, उनके भी कुछ ऐसी आस्थाएं होती हैं। परफॉर्म रिचुअल टू ऑनर नेचर, वो नेचर का सम्मान करने के लिए बहुत सारे रीति रिवाज अपनाते हैं। दीज प्रैक्टिसेस रिफ्लेक्ट केयर फॉर द एनवायरनमेंट, ये सारी प्रैक्टिसेस एनवायरनमेंट के लिए हमारी केयर को बताती हैं। एंड ए डीप रेस्पेक्ट फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, और नेचुरल रिसोर्सेज के लिए कितना गहरा रेस्पेक्ट है उनके मन में, ये पता चलता है। या आप शॉर्ट में इनको देख सकते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एसेसिबिलिटी और कल्चरल सिग्निफिकेंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डू यू नो ऑफ अदर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, क्या आपको कुछ और दूसरी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के बारे में पता है, दैट हेल्प द इकोसिस्टम टू स्टे इन बैलेंस, जो कि बैलेंस में रहने के लिए इकोसिस्टम की हेल्प करती हैं। यस, मैनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस शो रेस्पेक्ट फॉर नेचर एज सैक्रेड। नंबर 1 पर है सैक्रेड ग्रूव्स इन इंडिया आर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरियाज। सैक्रेड ग्रूव्स होते हैं जंगल का वो एरिया जो सुरक्षित रखा है, वेयर कटिंग ट्रीज और हार्मिंग वाइल्ड लाइफ इज प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड का मतलब निषिद्ध है, वह नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाना, ट्रीज को काटना प्रोहिबिटेड है। एज दे आर बिलीव टू बी द होम्स ऑफ गॉड्स और स्पिरिट्स, क्योंकि माना जाता है कि वो देवी देवताओं के घर हैं। नेक्स्ट है द गंगा रिवर इज वर्शिप्ड, गंगा रिवर की पूजा होती है एंड रिगार्डेड एज होली, और पवित्र माना जाता है। सर्टेन ट्रीज लाइक द पीपल एंड banyan आर कंसिडर्ड सेक्रेड, पवित्र माने जाते हैं ये, एंड आर नॉट कट डाउन, इन्हें काटा नहीं जाता है। इंडिजिनस ग्रुप्स सच एज नेटिव अमेरिकन, इंडिजिनस का मतलब होता है लोकल, उसी जगह के जो उसी एरिया के हैं, एंड एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस, जो ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं, शेयर सिमिलर बिलीव, उनके भी विश्वास आस्थाएं ऐसी हैं, एंड परफॉर्म रिचुअल्स टू ऑनर नेचर, और वो नेचर का सम्मान करने के लिए कुछ रिचुअल्स, रीति रिवाज, अनुष्ठान करते हैं। These practices reflect a deep respect for the environment and natural resources. ये practices नेचर के लिए और नेचुरल रिसोर्सेज के लिए और एनवायरनमेंट के लिए बहुत गहरा सम्मान दर्शाती हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लोर, लेट अस एक्सप्लोर। आइडेंटिफाई ह्यूमन एक्शंस इन योर सराउंडिंग्स, अपने सराउंडिंग्स के कुछ ऐसे ह्यूमन एक्शंस पहचानिए दैट रिजल्ट इन नेचर लूजिंग हर एबिलिटी टू रेस्टोर एंड रीजनरेट, जिसकी वजह से नेचर की अपने आप को दोबारा से उसी रूप में लाने की, दोबारा से रीजनरेट होने की उनकी क्षमताएं खत्म हो जाती है। वो टाइप ऑफ इंटरवेंशन, इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप,
कैन बी अंडरटेकन टू रेस्टोर नेचर साइकिल। नेचर की साइकिल को दोबारा से लाने के लिए किस प्रकार के इंटरवेंशंस यानी कि रुकावटें, अवरोध लगाए जाने चाहिए। ह्यूमन एक्शंस दैट हार्म नेचर्स एबिलिटी टू रेस्टोर एंड रीजनरेट इंक्लूड, पहला है डिफॉरेस्टेशन यानी कि फॉरेस्ट को काटना, खत्म करना। कटिंग डाउन ट्रीज, कटिंग डाउन ट्रीज फास्टर दैन दे कैन रीग्रो, यानी कि जितना टाइम उन्हें ग्रो होने में लगता है उससे जल्दी पेड़ों को काट देना कहलाता है डिफॉरेस्टेशन। अब है वाटर पोल्यूशन, कॉन्टिमिनेटिंग का मतलब दूषित करना, पोल्यूट करना। रिवर्स विद इंडस्ट्रियल एंड हाउस होल्ड वेस्ट, घर के कूड़े कचरे से, इंडस्ट्रीज के वेस्ट से रिवर्स को दूषित करना कहलाता है वाटर पोल्यूशन। ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर का ज़्यादा मात्रा में निकालना, टेकिंग मोर वाटर दैन कैन बी नेचुरली रिप्लेनिश्ड, जितना नेचुरल तरीके से वाटर आ सकता है उससे ज़्यादा मात्रा में निकालना। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स का ज़्यादा यूज करना, यूजिंग टू मैनी फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को यूज़ करना, दैट डिग्रेड सॉयल हेल्थ, जो कि सॉयल की हेल्थ को खराब करते हैं। दीज एक्टिविटीज डिस्टरप्ट नेचुरल प्रोसेस, ये एक्टिविटी नेचुरल प्रोसेस को बाधित करती हैं, कॉजिंग प्रॉब्लम, जिससे प्रॉब्लम पैदा हो जाती हैं, जैसे सॉयल का खराब हो जाना, सॉयल डिग्रेडेशन, वाटर कॉन्टिमिनेशन, पानी का दूषित हो जाना, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का खत्म हो जाना, एक्सेट्रा। अब इसे रेस्टोर करने के लिए, नेचर के बैलेंस को रेस्टोर करने के लिए क्या कर सकते हैं? प्लांट नेटिव ट्रीज, जो जिस जगह पर प्लांट ग्रो होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे यहाँ सेब नहीं उगता है, एप्पल के ट्री नहीं लगते, तो हम वो नहीं लगाएंगे। या गुआवा उगता है तो गुआवा के लगाएंगे। जो आपके एरिए में ट्रीज उग सकते हैं, ग्रो हो सकते हैं, उन्हें लगाना। दिस हेल्प रीबिल्ड फॉरेस्ट, से फॉरेस्ट को दोबारा बनाने में हेल्प मिलती है और लोकल वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट मिलता है। फिर है प्रैक्टिस सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट को अपनाइए। टेक्निक्स लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन कंजर्व वाटर, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी टेक्निक है वो पानी के संचय में हेल्प कर सकती हैं। नेक्स्ट है रिड्यूस पोल्यूशन, पोल्यूशन को कम करना। प्रॉपरली ट्रीट वेस्ट बिफोर डिस्पोजल टू प्रोटेक्ट इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को बचाने के लिए कूड़े का पहले ठीक प्रकार से वेस्ट को ट्रीट करिए। यूज ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड्स, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड उन्हें अपनाइए, मतलब जो केमिकल्स वाले मैन्योर वगैरह हैं उन्हें मत यूज़ करिए। दीज अवॉइड हार्मफुल केमिकल्स, इससे क्या होता है, आप जो नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल्स होते हैं उनसे बच जाते हैं। एंड प्रमोट सॉइल हेल्थ, और सॉइल की हेल्थ अच्छी हो जाती है। इम्प्लीमेंटिंग दीज मेजर्स, इन साधनों को अपनाने से सपोर्ट द नेचुरल रेस्टोरेशन, जो नेचर का रेस्टोरेशन है, रीजनरेशन है इकोसिस्टम का, उसे सपोर्ट मिलेगा। अलाउइंग दैम टू रिकवर ओवर टाइम, और समय के साथ वो रिकवर भी हो जाएंगे। अब पेज नंबर 8 पर है टेकअप ए स्मॉल रिसर्च स्टडी, छोटी सी इस रिसर्च स्टडी करिए टू एसेस द टाइप ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज इन योर रीजन, कि आपके रीजन में कौन से रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। यू मे डिस्कस विद योर टीचर द जोग्राफिकल एरिया ऑफ योर स्टडी, आपका जो भी जोग्राफिकल एरिया है वो अपने टीचर के साथ डिस्कस करिए। एंड रिसोर्स टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन के सोर्सेज पर पहुंचिए दैट यू मे नीड, जिनकी आपको जरूरत हो सकती है। वॉट हैज़ बीन द चेंज इन देयर स्टेटस ओवर टाइम, समय के बीतने के साथ उनका स्टेटस में क्या चेंज आया है ये देखिए। मेक ए स्मॉल रिपोर्ट, छोटी सी रिपोर्ट बनाइए। एंड आइडेंटिफाई द रीजन फॉर द चेंज, चेंज की वजह क्या है वो पहचानिए। एंड व्हाट मे बी डन, और क्या किया जा सकता है लिखिए। ये आपके खुद के करने के लिए, तो इसको आपको खुद करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, what are the non renewable sources that you use daily,
जो आप डेली यूज़ करते हैं वो कौन से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं? डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं या इनडायरेक्टली? व्हाट आर द पॉसिबल रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट्स? जो रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट उनके लिए और क्या हो सकता है, उसकी जगह और क्या यूज़ कर सकते हैं? व्हाट आर सम ऑफ द स्टेप्स वी कैन टेक टू ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल्स? रिन्यूएबल्स के का ट्रांजिशन करने के लिए आप क्या स्टेप ले सकते हैं, ये आपको बताने हैं। Non-renewable sources that we use daily, either directly or indirectly, include coal, petroleum, natural gas और metals जैसे कि आयरन एंड कॉपर। अब यहाँ पर एक लिस्ट टेबल के द्वारा समझाया गया है। पहले नेचुरल रिसोर्सेज का नाम लिखा है जो नॉन रिन्यूएबल हैं, फिर उनका यूज़ क्या है, फिर पॉसिबल रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, मतलब उनकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, और इस चेंज के लिए क्या स्टेप लेने होंगे। सबसे पहले कोल को देखते हैं। कोल का यूज़ क्या हो सकता है? ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ होता है, हीटिंग के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए। इसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर यानी कि पानी से उत्पन्न होने वाली एनर्जी। स्टेप क्या लेने होंगे? इंक्रीज क्लीन एनर्जी यूज़, कि इससे क्लीन एनर्जी यूज़ बढ़ेगा, इम्प्रूव एनर्जी एफिशिएंसी और एनर्जी की एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होगी। अब नेक्स्ट है पेट्रोलियम। ये किस लिए यूज़ होता है? ट्रांसपोर्टेशन में, हीटिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, प्लास्टिक में। अब इसकी जगह कर सकते हैं बायोफ्यूल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सस्टेनेबली मैनेज टिम्बर प्रोडक्ट्स कर सकते हैं। अब उससे क्या होगा? प्रमोट ईवीज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करें, उसको अपनाएं। डेवलप बेटर एनर्जी स्टोरेज और एनर्जी का स्टोरेज बेहतर बनाएं, उसको बेहतर करने के तरीके लाएं। इसके बाद हम देखते हैं नेचुरल गैस, हीटिंग, कुकिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। फिर क्या सब्स्टिट्यूट हो सकता है? बायोगैस, सोलर थर्मल और हाइड्रो पावर। स्टेप्स हैं इंक्रीज यूज ऑफ रिन्यूएबल्स गैसेस, रिन्यूएबल गैसेस का यूज बढ़ाइए, इम्प्रूव एफिशिएंसी और एफिशिएंसी को बढ़ाइए। इसके बाद नेक्स्ट है मेटल्स, जिनमें आते हैं आयरन और कॉपर एक्सेट्रा। ये मैन्युफैक्चरिंग, गाड़ियों को बनाने में यूज होते हैं, बिल्डिंग्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। अब इसके लिए आप क्या सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं? रिसाइकल्ड मेटल्स, सस्टेनेबली मैनेज टिम्बर फॉर कंस्ट्रक्शन। और फिर स्टेप्स क्या होंगे? प्रमोट रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग को बढ़ावा दीजिए, प्रोटेक्ट नेचुरल इकोसिस्टम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑब्जर्व द मैप इन फिगर 1.11, नोटिस द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इम्पोर्टेंट मिनरल्स। यह आपको देखना है कि जो मिनरल्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कितना अनइवन है। वो टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन योर रीजन, आपके रीजन में कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हाउ आर दे डिस्ट्रीब्यूटेड, और वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ये आपके करने के लिए है। आप इस मैप को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। यहाँ इन्होंने बना के दिखाया है कि जो ब्लैक है ये कोल है, जो ऑयल है वो ट्रायंगल में दिखाया, आयरन और पिंक में है, और ये बैक साइड में। तो आप देख सकते हैं कि कौन से एरिया में कौन सी चीज़ें हैं। फिर आपको अपने एरिया की देख के यहाँ पर राइट करना है। Now we will discuss questions and activities given on page number 19. What can make what is today a renewable resource non-renewable tomorrow? आज जो renewable resource है कल वो नॉन रिन्यूएबल हो सकता है। कैसे होता है ये? Describe some actions that can prevent this from happening. कुछ ऐसे एक्शन का वर्णन कीजिए जिससे कि ऐसा होने को रोका जा सके। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। A renewable resource can become non-renewable if it is consumed faster than it can regenerate. मेन कारण ये है, वो रीजेनरेट नहीं हो रहा इतनी जल्दी जितना ज़्यादा तेज से आप उसे यूज़ कर रहे हैं। तो आज वो रिन्यूएबल है, कल नॉन रिन्यूएबल में बदल जाएगा। इसके एग्जांपल है ओवर फिशिंग, रिमूविंग फिश फ्रॉम ओशंस क्विकर दैन दे कैन रिप्रोड्यूस। जो फिश होती हैं वो रिप्रोड्यूस होती हैं, लेकिन जितनी, अब उन्हें टाइम होता है हर किसी का, तो जितना टाइम रिप्रोड्यूस होने में लग रहा है उससे ज़्यादा मात्रा में तो आप उन्हें पकड़ रहे हैं, तो एक समय आएगा वो सारी खत्म हो जाएंगी। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन।
आपने पढ़ा कि ट्री को ग्रो होने में टाइम लगता है, ऐसे तो नहीं आज बोया और 4 दिन में बहुत बड़ा ट्री हो जाएगा। तो कटिंग डाउन ट्रीज फास्टर देन दे कैन ग्रो बैक, कि जितना टाइम उन्हें ग्रो होने में लगता है उससे जल्दी स्पीड से उन्हें काट काट के खत्म कर देना, ये डिफॉरेस्टेशन है। फिर है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, जो जमीन के नीचे पानी उसको निकालना। टेकिंग वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड सोर्सेज फास्टर दैन इट कैन बी रिप्लेनिश्ड, भाई ऊपर से पानी बह के नीचे सोख होके नीचे जाता है, सीप होता है, वहाँ इकट्ठा हो जाता है, लेकिन हम ज़्यादा मात्रा में निकाल रहे हैं और नीचे कम जा रहा है, रिप्लेनिश नहीं हो रहा उतना ज़्यादा मात्रा में, तो ये कहलाता है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। अब हम देखते हैं कि इसे कम करने के तरीके क्या हो सकते हैं। टू प्रिवेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेज फ्रॉम बिकमिंग नॉन रिन्यूएबल, वी कैन इम्प्लीमेंट सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिस। सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिस अपनाइए। कंट्रोल वाटर हार्वेस्टिंग टू इंश्योर नेचुरल रिप्लेनिशमेंट, जो वाटर हार्वेस्टिंग है उसे करिए ताकि नेचुरल तरीके से जो ग्राउंड वाटर है वो रिप्लेनिश हो सके। नेक्स्ट हो सकता है रिड्यूस वेस्ट एंड यूज रिसोर्सेज एफिशिएंटली, वेस्ट कम निकालिए, कम करिए, और जो रिसोर्सेज है उन्हें थोड़ा अच्छे तरीके से अकल के साथ, बुद्धिमानी के साथ यूज करिए। एंगेज इन रेस्टोरेशन एफर्ट्स, कैसे उन्हें बचाया जा सकता है, इसमें इसको देखिए, जैसे रिफॉरेस्टेशन, दोबारा से पेड़ लगाना, वाटर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी, जो वाटर जिससे बचे ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज करना, ये तरीके भी अपना सकते हैं। बाय प्रायोरिटाइजिंग रेस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स मैनेजमेंट में और एग्रीकल्चर में बड़ी जिम्मेदारी के साथ सारी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना, कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे पहले करना। वी कैन सेफ गार्ड द रीजनरेशन ऑफ दी रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन, हम फ्यूचर जनरेशन के लिए इन रिसोर्सेज के रीजनरेशन को बनाए रख सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम 5 इकोसिस्टम फंक्शंस, 5 इकोसिस्टम के फंक्शन बताइए दैट सर्व ह्यूमंस, जो आदमियों की, हम लोगों की सेवा में लगे हैं। इकोसिस्टम्स प्रोवाइड सेवरल क्रूशियल फंक्शंस, इकोसिस्टम बहुत सारे क्रूशियल फंक्शन देते हैं, जैसे डायरेक्टली सपोर्ट ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करते हैं, वेलबींग को सपोर्ट करते हैं। अब इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें है ऑक्सीजन प्रोडक्शन, ट्रीज एंड प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन, जो ट्रीज और प्लांट्स हैं उनसे ऑक्सीजन पैदा होती है, इसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, जो आदमी के जिंदा रहने के लिए जरूरी है। इसके बाद आता है पोलिनेशन, इंसेक्ट सच एज मोथ, फ्लाइज एंड अदर पोलिनेटर्स हेल्प इन रिप्रोडक्शन ऑफ मैनी क्रॉप्स, और प्लांट्स के क्रॉप्स के रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, सपोर्टिंग फूड प्रोडक्शन, जिससे कि फूड प्रोडक्शन को भी बड़ी हेल्प मिलती है। फिर है वाटर प्यूरिफिकेशन, इकोसिस्टम लाइक वेटलैंड्स एंड फॉरेस्ट नेचुरली फिल्टर एंड क्लीन वाटर, जो इकोसिस्टम जैसे वेटलैंड्स हैं, फॉरेस्ट हैं, वो पानी को खुद ही साफ करते हैं, फिल्टर करते हैं, एंश्योरिंग एक्सेस टू क्लीन रिसोर्सेज, जिससे कि क्लीन रिसोर्स हमें मिलता है। जमीन में से जो पानी निकला वो गंदा नहीं होता, वो साफ होता है, क्योंकि वो फिल्टर होके नीचे पहुंचता है। क्लाइमेट रेगुलेशन, इकोसिस्टम्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, जो इकोसिस्टम है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, हेल्पिंग टू रेगुलेट द क्लाइमेट, और इस प्रकार से क्लाइमेट को रेगुलेट भी करते हैं। एंड मेंटेन एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी, और जो एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी है उसे बनाने में हेल्प करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है सॉयल फर्टिलिटी। सॉयल फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि सॉयल को, उसकी उर्वरकता को बढ़ाना। प्रोसेस लाइक डिकम्पोजिशन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इन इकोसिस्टम सपोर्ट सॉयल फॉर्मेशन, जो डिकम्पोज आप जानते हैं, पत्तियां नीचे गिरती हैं, धीरे धीरे डिकम्पोज होकर मिट्टी में मिल जाती हैं, जिससे कि सॉयल को न्यूट्रिएंट में मिलते हैं,
तो वो सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, जिससे कि एग्रीकल्चर को हेल्प मिलती है। इसके बाद है प्रोविजन ऑफ फूड। इकोसिस्टम प्रोवाइड डाइवर्स फूड सोर्सेज। ये बहुत सारे फूड सोर्सेज भी प्रदान करते हैं, जिसमें कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फिश है, विच आर वाइटल फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड सर्वाइवल, जो कि आदमी के न्यूट्रिशन के लिए और जिंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। What are renewable resources? Renewable resources क्या होते हैं? How are they different from non-renewable ones? वो non-renewable से कैसे अलग होते हैं? What can people do to ensure that renewable resources continue to be available for our use and that of future generations? लोग ये सुनिश्चित करने के लिए क्या कर सकते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे यूज के लिए भी और जो कमिंग जनरेशन्स हैं फ्यूचर की, उनके लिए भी अवेलेबल रहें। गिव 2 एग्जांपल्स। आपको 2 एग्जांपल्स देने हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर नेचुरल मटेरियल्स। रिन्यूएबल रिसोर्सेज नेचुरल मटेरियल्स होते हैं दैट रीजनरेट ओवर टाइम, जो समय के साथ दोबारा से रीजनरेट होते हैं, सच एज सनलाइट, विंड, वाटर एंड वुड। अनलाइक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरह से नहीं होते, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स है, मिनरल्स है। दे आर नॉट एग्जॉस्टेड, ये खत्म नहीं होते हैं। वैन यूज रिस्पॉन्सिबली, अगर उन्हें जिम्मेदारी के साथ यूज किया जाए। एज दे रिप्लेनिश नेचुरली, क्योंकि वो नेचुरल तरीके से फिर दोबारा से रीग्रो या दोबारा से परिपूर्ण हो जाते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हाउएवर आर लिमिटेड, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो बहुत ही कम मात्रा में है एंड कैन नॉट बी रेस्टोर्ड विद इन ए ह्यूमन टाइम्स स्केल, और जो मनुष्य का जीवन है उस चक्र के हिसाब से वो दोबारा से रिस्टोर नहीं हो सकते। टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ renewable resources for फ्यूचर जनरेशन्स के लिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कि वो अवेलेबल रहें, ये श्योर करने के लिए वी कैन हम कर सकते हैं यूज क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज। क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज को यूज करें, जैसे कि सोलर एंड विंड पावर। मिनिमाइज वेस्ट, वेस्ट की मात्रा कम करें एंड एडॉप्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस लाइक रिस्पॉन्सिबल फॉरेस्ट्री, और सस्टेनेबल तरीके अपनाएं, जैसे कि जिम्मेदारी से वनों को रखना। फॉर एग्जाम्पल इंस्टॉलिंग सोलर पावर्ड स्ट्रीट लाइटिंग, सोलर पावर से चलने वाली स्ट्रीट लाइट लगाएं। रिड्यूसेस रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, ऐसा करने से फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर जो डिपेंडेंस है, निर्भरता है, वो कम होगी। रीप्लांटिंग ट्रीज आफ्टर टिम्बर हार्वेस्ट इंश्योर द फॉरेस्ट कैन रीजेनरेट, जब टिम्बर के बाद ट्रीज को दोबारा से लगाएं ताकि फॉरेस्ट दोबारा से ग्रो हो सके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई कल्चरल प्रैक्टिसेस इन योर होम एंड नेबरहुड। अपने पड़ोस में और अपने घर में अपनाए जाने वाली कल्चरल प्रैक्टिसेस पहचानिए दैट पॉइंट टू माइंडफुलनेस इन द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज के यूज में आपकी माइंडफुलनेस को, आपकी थॉटफुलनेस को बताएं। इन अवर होम, हमारे घर में और नेबरहुड में वेरियस कल्चरल प्रैक्टिसेस डिमोन्स्ट्रेट ए माइंडफुल अप्रोच टू यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें से फर्स्ट है सैक्रेड ट्रीज, पवित्र पेड़। ट्रीज लाइक द पीपल एंड बैनियन आर कंसिडर्ड सैक्रेड, इन ट्रीज को पवित्र माना जाता है एंड आर प्रिजर्व्ड प्रमोटिंग ट्री कंजर्वेशन, इन्हें प्रिजर्व किया जाता है जिससे कि ट्रीज का कंजर्वेशन होता है। सैक्रेड ग्रोव्स, फॉरेस्ट पैचेस नोन एज सैक्रेड ग्रोव्स आर प्रोटेक्टेड, जो कुछ फॉरेस्ट के हिस्से हैं जिन्हें पवित्र माना जाता है, उनकी स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस के कारण
हेल्पिंग टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, वो बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। इको फ्रेंडली फेस्टिवल्स, ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स यूज सस्टेनेबल मटेरियल्स। जो हमारे पारंपरिक फेस्टिवल्स हैं वो सस्टेनेबल मटेरियल्स को यूज करते हैं, जैसे बनाना लीव्स फॉर सर्विंग फूड, क्ले फॉर मेकिंग आइडोल्स, मूर्तियां बनाने के लिए मिट्टी यूज होती है, एंड नेचुरल डाइज फॉर डेकोरेशन, और उनके डेकोरेशंस के लिए नेचुरल डाई का यूज किया जाता है। वाटर कंजर्वेशन, पानी का संचय, रिचुअल्स आर परफॉर्म्ड टू क्लीन एंड ऑन वाटर बॉडीज लाइक पोन्ड्स एंड वेल्स। जो वाटर बॉडीज हैं जैसे तालाब हैं, कुएं हैं, उनको साफ करने के लिए भी रिचुअल्स किए जाते हैं। एंकरेजिंग द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, जिससे कि वाटर का संचय करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट है सस्टेनेबल लिविंग प्रैक्टिसेस सच एज फास्टिंग, व्रत रखना, सिंपल लिविंग, सीधा साधा जीवन जीना ड्यूरिंग रिलीजियस ऑब्जर्वेंसेस। जब कभी भी कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो इससे प्रमोट रिड्यूस कंजम्पशन एंड सस्टेनेबिलिटी, इससे कंजम्पशन भी रिड्यूस होता है, यानी कि आप कम उपयोग करेंगे, और सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ती है। What are some considerations to keep in mind in the production of goods for our current use? अपने करंट यूज के लिए सामान के प्रोडक्शन के समय कौन सी बातें ध्यान में रखनी जरूरी हैं? When producing goods for current use, consider the following key factors. Number 1, sustainability, कि वो सस्टेन रहें। यूज रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो ही यूज करें। एंड इको फ्रेंडली मटेरियल्स, और जो एनवायरनमेंट के लिए फेवरेबल मटेरियल्स हैं वो यूज करें टू मिनिमाइज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ताकि एनवायरनमेंट के ऊपर एडवर्स प्रभाव ना हो। एनर्जी एफिशिएंसी, वो कम एनर्जी को यूज करने वाले हों। फोकस ऑन रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट्स बाय ऑप्टिमाइजिंग एनर्जी यूज ड्यूरिंग प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन। फिर है वेस्ट रिडक्शन, वेस्ट को कम करें। इम्प्लीमेंट रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग प्रैक्टिसेस, रिसाइकलिंग करें और दोबारा से यूज करने की आदत डालें टू मिनिमाइज वेस्ट जनरेशन। एथिकल सोर्सिंग, एंश्योर मटेरियल्स आर ऑब्टेन्ड रेस्पॉन्सिबली, ये बात सुनिश्चित करें कि जो भी मटेरियल लें वो जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से लें। सपोर्टिंग फेयर लेबर प्रैक्टिसेस, जिसमें कि लेबर की सही प्रथा को निभाया जाए। फिर ड्यूरेबिलिटी, डिज़ाइन प्रोडक्ट टू लास्ट लॉन्गर, ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जो ज़्यादा लंबे समय चलें। रिड्यूसिंग द नीड फॉर फ्रिक्वेंट रिप्लेसमेंट, ताकि बार बार रिप्लेस करने की नीड को कम किया जा सके। कम्युनिटी सपोर्ट, एंगेज विद लोकल कम्युनिटीज, लोकल कम्युनिटी के साथ लगे टू एनहेंस सोशल सस्टेनेबिलिटी एंड रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन emissions. I hope this video will be very useful to